हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एग्जाम कल से शुरू हो गया। तो कल जो आप लोग का सब्जेक्ट क्या बायोलॉजी है, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। वही एग्जाम को देखते हुए हमने बायोलॉजी के 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया, जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को बायोलॉजी का टेंशन ही खत्म होने वाला है। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट रूप से देखने के लिए मिल सकता है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों का ज़्यादा समय लेना नहीं चाहते, इसलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था, कहता मैसेंजर आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना ले जाना। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना को ले जाना होता है। फिर सेकंड में कहता है यदि किसी पौधे में जाइलम नष्ट हो जाए तो सबसे पहले कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? यदि किसी पौधे में जाइलम नष्ट हो जाए तो सबसे पहले कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? तो जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, तो जल का अवशोषण जो होगा ये सबसे पहले नष्ट होगा। क्या होता है? जल का अवशोषण। फिर आगे कहता है तीसरा, मानव में सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का परिणाम है? जो सिकल सेल एनीमिया हो किस प्रकार का उत्परिवर्तन का परिणाम है? जो ये उत्परिवर्तन का परिणाम है वो है पॉइंट म्यूटेशन। क्या है? पॉइंट म्यूटेशन का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है यदि किसी व्यक्ति में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? यदि कोई व्यक्ति में एडीएच हार्मोन कम जाए तो उसमें कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो उसमें डायबिटीज या इंसिपिड्स होने की संभावना रहती है। क्या होती है? डायबिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 का स्रोत क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ O2 का स्रोत क्या होता है? तो वहाँ O2 का स्रोत जल होता है। क्या होता है? जल। जल से ही प्रकाश संश्लेषण में O2 आता है। आगे कहता है मानव में एक्स वाई गुणसूत्र होने पर भी यदि एस और वाई जीन अनुपस्थित हो तो लिंग क्या होगा? कहता है यदि कोई मानव में एक्स वाई गुणसूत्र है लेकिन उसमें एस और वाई जीन अनुपस्थित है तो उसका लिंग क्या होगा? तो इसका जो लिंग होगा वो स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? फीमेल वाला लिंग होगा। यदि एक्स वाई है और एस और वाई जीन अनुपस्थित है तो फीमेल वाला जीन इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है यदि माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका हो तो कौन सी क्रिया संभव नहीं है? यदि कोई कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया रहित करने का तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो कौन सी क्रिया होने की संभव है? तो इसका जो होगा क्या होगा? क्रेब्स चक्र होने की संभव है। कौन सी क्रिया होगा? क्रेब्स चक्र। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे कहता हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन का कारण क्या है? जो हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत है उसके अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन का कारण क्या है? तो जीन प्रवाह इसमें जनसंख्या परिवर्तन है का कारण है। क्या है? जीन प्रवाह। जीन का फ्लो है जो इसका मेन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी हो तो उसके माता पिता के रक्त समूह क्या क्या हो सकते हैं? कोई व्यक्ति का रक्त समूह यदि ए बी हो तो उसके माता पिता के रक्त समूह क्या क्या हो सकते हैं? तो ए बी ही हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ए बी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे कहता है 10वां में पौधों में ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी किससे संबंधित है? जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है जल का ऊपर की ओर गमन करने से संबंधित है। जल या फिर कोई भोजन वगैरह कुछ भी जो होता है ऊपर की ओर गमन करता है ना पेड़ पौधे में, उससे पौधे में ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे कहता मानव में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर बढ़ाता है? कहता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मानव रक्त में कैल्शियम स्तर बढ़ाने का कार्य करता है? तो जो हमारा पैराथ हार्मोन होता है ना वही कैल्शियम बढ़ाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक दिशीय होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिवसीय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे कहता है यदि डीएनए प्रतिकृति में टोपो आइसोमेरेज कार्य ना करे तो क्या होगा? कहता कोई डीएनए प्रतिकृति है उसमें टोपो आइसोमेरेज काम ना करे तो क्या होने की संभावना है? तो प्रोटीन संश्लेषण उसमें रुक जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ना वो उसमें रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे कहता है 14 में मानव में सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? कहता है विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सबसे अधिक एनर्जी कौन सा पोषक तत्व देता है?
तो ये वसा देता है। क्या देता है? वसा सबसे अधिक एनर्जी देता है। आगे कहता है यदि पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा हो तो किसका संकेत है? जब पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा हो तो वह किस चीज का संकेत देता है? तो संख्या पिरामिड का संकेत देता है। क्या देता है? पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है जैव प्रौद्योगिकी में पीसीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी में पीसीआर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमारा क्या होता है? डीएनए की मात्रा को बढ़ाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मानव में एलएच हार्मोन का कार्य क्या है? मानव में एलएच हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो जो एलएच हार्मोन होता है ना मानव में, उसका कार्य होता है ओव्यूलेशन करना। क्या होता है? ओव्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि किसी खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता हट जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी खाद्य श्रृंखला है उसमें द्वितीयक उपभोक्ता को हटा दिया जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है मानव में कौन सा रोग ऑटो ऑटो यून होता है? कहता है विच डिजीज इन एन ऑटोम्यून डिसऑर्डर इन ह्यूमन। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रूमेटाइड्स ऑर्थोराइड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। मानव में कौन सा रोग ऑटोम्यून से होता है? तो रूमेटॉइड ऑर्थोराइड्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जैव विविधता संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? जो जैव विविधता संरक्षण है उसमें सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसमें जो सबसे प्रभावी तरीका होता है वो इन सीटू संरक्षण होता है। क्या होता है? इन सीटू संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है यदि किसी कोशिका में लाइसोसोम फट जाए तो क्या होगा? यदि किसी कोशिका में लाइसोसोम फट जाए तो क्या हो जाएगा? तो आत्मपाचन वहां हो जाएगा। क्या होगा? आत्मपाचन, ऑटोलाइसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है मानव में आरएच इनकॉम्पेबिलिटी किस स्थिति में होती है? मानव में आरएच इनकॉम्पेबिलिटी किस स्थिति में होता है? तो वह तब होगा जब माता जो होती है उसमें आरएच माइनस और भ्रूण में आरएच प्लस होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होगा। नेक्स्ट कहता है यदि किसी पौधे में गार्ड कोशिकाएं ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी कोशिका में गार्ड कोशिका ना हो तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें जो होगा ना प्रकाश संश्लेषण पे प्रभाव पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? प्रकाश संश्लेषण पे। आगे कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है? जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किस पे आधारित है? तो वीएनटीआर पे आधारित है। किस पे आधारित है? वीएनटीआर। नेक्स्ट कहता है मानव में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? थायराइड्स। आगे कहता है यदि पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटक हटा दिए जाए तो क्या होगा? यहाँ कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटक को यहाँ हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो पोषक तत्व चक्र रुक जाएगा। क्या होगा? पोषक तत्व चक्र जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि किसी को भी पारिस्थितिकी तंत्र से हटाने से वहां पे बैलेंस खराब हो सकता है। तो इसमें जो है पोषक तत्व चक्र जो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट कहता है मानव में कौन सा रोग क्रोमोसोमीय असामान्यता के कारण होता है? कहता है मानव में ऐसा कौन सा रोग है जो क्रोमोसोमीय असामान्यता के कारण होता है? तो ये जो डाउन सिंड्रोम रोग है ना वो मानव में क्रोमोसोमीय असामान्यता से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि एटीपी न बने तो कौन सी क्रिया सीधे प्रभावित होगी? यदि एटीपी नहीं बन रहा तो इसमें कौन सी क्रिया सीधे प्रभावित होगी? तो सक्रिय परिवहन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मानव में कौन सा हार्मोन तनाव से संबंधित है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका रिलेशन तनाव से, टेंशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से है? तो ये जो हमारा मानव में जो तनाव से संबंधित हार्मोन्स है वो एंड्रेनालिन है। कौन है? एंड्रेनालिन हार्मोन है, वो तनाव से संबंधित हार्मोन है। नेक्स्ट कहता है पौधे में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जो द्वितीयक वृद्धि है, द्वितीयक वृद्धि करने का मतलब जो पौधे में मोटाई बढ़ता है, प्राथमिक वृद्धि करने का मतलब लंबाई को बढ़ना, द्वितीयक वृद्धि करने का मतलब जो पौधे में मोटाई बढ़ता है वो कौन सी ऊतक के कारण बढ़ता है? तो कैम्बियम ऊतक के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किसी जनसंख्या में अधिकतम जीवित रहने की क्षमता किसे दर्शाता है? तो किसी जनसंख्या में अधिकतम जीवित रहने की जो क्षमता वो किसे दर्शाता है? तो प्रवासन को दर्शाता है कि उसका प्रवासन कितना ज्यादा है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे का था मानव में सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन वहन करता है? ह्यूमन में सबसे अधिक ऑक्सीजन का जो वहन करता है वो कौन करता है? तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज होता है हमारा शरीर का हीमोग्लोबिन में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो तो कौन सा लक्षण दिखेगा? यदि किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो वहाँ जो पत्तियां होगा ना वो पीला पड़ने लगेगा, और पीला पड़ने के कारण पत्ती जो है झड़ने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पत्तियों को पीला पड़ना। आगे कहता है जैव प्रौद्योगिकी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य क्या होता है? जैव जो प्रौद्योगिकी है वहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य क्या रहता है? तो वहाँ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य रहता है ना, वो डीएनए को काटना रहता है। डाइन्यूक्लिक एसिड जो है उसको काटना रहता है, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड को काटना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट कहता है मानव में कौन सा अंग डिटॉक्सिफिकेशन करता है? विच ऑर्गन परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इन ह्यूमन? तो जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य करता है वो क्या करता है? यकृत करता है। यकृत जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है यदि किसी पारितंत्र में उत्पादक ना हो तो क्या होगा? कोई पारितंत्र में यदि उत्पादक ही ना रहे तो फिर क्या होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा, यहाँ एनर्जी का जो फ्लो है ना वो रुक जाएगा। आगे का था मानव में कौन सा रोग आनुवंशिक है? ऐसा कौन सा रोग इसमें है जो कि आनुवंशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है? तो जो हीमोफीलिया रोग होता है ना वो आनुवंशिक ही रोग होता है। नेक्स्ट कहता है प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन है ना वो कहाँ होती है? तो वो स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। नेक्स्ट कहता है मानव में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? तो जो विटामिन के हमारा है ना वो रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। पारिस्थितिकी में टॉप प्रीडेटर हटने से क्या प्रभाव पड़ेगा? पारिस्थितिकी में यदि टॉप प्रीडेटर को ही हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें जो प्रभाव पड़ेगा प्राथमिक उपभोक्ता को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मानव में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे संबंधित है? जो ह्यूमन होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे संबंधित होते हैं? तो टेस्टिस से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? टेस्टिस से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, वृषण से। नेक्स्ट कहता है मलेरिया का वाहक कौन है? ऐसा कौन सा जो जीव होते हैं उनके कारण मलेरिया फैलता है? तो जब मलेरिया फैलने का हमारा कारण होता है मादा एनाफिलीज होता है। क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज। तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पौधे में भोजन परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोजन कहने का मतलब फल फूल, तो फल मतलब फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम के कारण पौधे में भोजन का परिवहन होता है। आगे कहता है डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है? डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो किसके बीच बनता है? तो ए और टी के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? ए और टी के बीच बनता है। नेक्स्ट कहता है मानव में श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मानव में जो श्वसन क्रिया होता है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो जिसका नियंत्रण केंद्र हमारा होता है कहाँ होता है? मेंडुला में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडुला। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जीन अभिव्यक्ति का प्रथम चरण क्या है? जीन अभिव्यक्ति का जो प्रथम चरण है वो क्या है? तो जो हमारा जीन व्यक्ति का प्रथम चरण है वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट कहता है ऑपेरॉन सिद्धांत किसने दिया था? ऑपेरॉन सिद्धांत किसने दिया था? तो जो हमारा ऑपेरॉन सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे वो थे जैकब मोनोड। क्या थे? जैकब और मोनोड थे। नेक्स्ट कहता है प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? तो जो हमारा प्लाज्मिड है ना वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में। तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जीन थेरेपी किस रोग में प्रयुक्त होती है? जीन थेरेपी क्रिया जो है वो कैंसर से जो पीड़ित रोगी होते हैं ना उनमें प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंसर। आगे कहता है आरएनए पॉलीमरेज किसका संश्लेषण करता है? आरएनए पॉलीमरेज है ना वो किसका संश्लेषण करता है? तो ये आरएनए का संश्लेषण करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है और डीएनए से आरएनए बनाने का कार्य करता है। तो आरएनए का संश्लेषण हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आरएनए। मानव में जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? मानव में जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मेन उद्देश्य था ना वो डीएनए अनुक्रमण ज्ञात करना था। क्या था? डीएनए अनुक्रमण ज्ञात करना।
नेक्स्ट कहता है 52 में, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किस कारण होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है वो किस कारण से होता है? तो जो हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है ना, वो बेस का विलोपन या संयोजन से होता है। किस कारण से होता है? बेस का विलोपन या संयोजन से होता है। आगे का था साइलेंट म्यूटेशन का प्रभाव क्या होता है? साइलेंट म्यूटेशन का प्रभाव क्या होता है? तो साइलेंट म्यूटेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट आता है पीसीआर में प्रयुक्त एंजाइम है। कौन सा एंजाइम जो पीसीआर में प्रयुक्त होता है? तो टॉक पॉलीमरेज होता है। कौन सा? टॉक पॉलीमरेज। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेंट्रल ड्रागमा क्या दर्शाता है? सेंट्रल ड्रागमा क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का विकास होता है, ये निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बन जाता है, यही सेंट्रल ड्रागमा दर्शाता है। नेक्स्ट आता है कोडॉन किसमें पाया जाता है? जो कोडॉन होते हैं वो किनमें पाए जाते हैं? तो एमआरएनए में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एमआरएनए में। नेक्स्ट कहता है एंटी कोडॉन किसमें होता है? जो एंटी कोडॉन होते हैं वो किसमें होते हैं? तो ये एंटी कोडॉन टीआरएनए में होते हैं। किनमें होते हैं? टीआरएनए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मानव में कुल जीन लगभग कितने होते हैं? तो मानव में जो जीनों की संख्या होती है 20,000 से 25,000 के बीच होती है। कितना होती है? 20,000 से 25,000 के बीच। नेक्स्ट कहता है लैक्रिमल ग्रंथि किससे संबंधित है? जो लैक्रिमल ग्रंथि होते हैं वो किससे संबंधित है? तो जो हमारा लैक्रिमल हो जाएंगे वो आंसू से संबंधित होंगे। ऐसे तो मेनली होता है आँख, तो आँख में से क्या निकलता है? आंसू निकलता है ना। तो जो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसू होते हैं। आगे का था जीएफआर संबंधित है। जीएफआर किससे संबंधित है? तो ये हमारा गुर्दा यानी कि किडनी से संबंधित है जीएफआर। आगे का था ए बी और रक्त समूह किस पर निर्भर करता है? ए बी और रक्त समूह किस पर निर्भर करता है? तो ये एंटीजन पे निर्भर करता है। किस पे करता है? एंटीजन पे। आगे का था पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? जो पाचन का अंतिम उत्पाद होता है ना वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट कहता है अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से होता है? अंडोत्सर्ग क्रिया वो किस हार्मोन के कारण होते हैं? अंडोत्सर्ग कहने का मतलब कि अंडों का उत्सर्जन किस हार्मोन से होते हैं? तो हमारा ल्यूटनिंग हार्मोन से होता है। किससे होता है? एलएच। एलएच कहने का मतलब किससे होता है? ल्यूटनिंग हार्मोन। नेक्स्ट कहता है पौधे में जल अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो जो पौधे होते हैं उनमें जल का अवशोषण किससे होता है? तो पौधे में जल का अवशोषण तो जड़ से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? जो क्रेब्स चक्र क्रिया होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मानव में सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि क्या है? तो जो मानव में सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि है वो हमारा हो जाता है यकृत, लीवर। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। नेक्स्ट कहता है श्वसन वर्णक कौन है? श्वसन वर्णक इसमें से कौन से होते हैं? तो जो हमारे श्वसन वर्णक होते हैं वो हीमोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होते हैं। नेक्स्ट कहता है परागन का अर्थ है। परागन का अर्थ कहने का मतलब क्या होता है? तो पराग का स्थानांतरण होता है। परागन का अर्थ क्या होता है? पराग को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करना ही परागन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होती है? जो डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है वो किन में होती है? तो एंजियोस्पर्म में होती है। किसमें होती है? एंजियोस्पर्म जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनमें होती है। नेक्स्ट कहता है परागन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? परागन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये म्यूसिस क्रिया से होता है। किससे होती है? म्यूसिस क्रिया से। आगे कहता है मानव में फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो फेफड़ा की कार्यात्मक इकाई होती है ना, जो एल्वियोली होती है। क्या होती है? एल्वियोली। नेक्स्ट कहता है जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है? जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाती है? तो जो जीन का वैकल्पिक रूप कहलाता है वो एलील कहलाता है। क्या कहलाता है? एलील। आगे 74 में कहता है पौधे में ट्रांसलोकेशन किस ऊतक से होता है? जो पौधे होते हैं उसमें ट्रांसलोकेशन किस ऊतक के कारण होता है? तो ट्रांसलोकेशन का जो क्रिया होता है वो फ्लोएम ऊतक से होता है। किससे होता है? फ्लोएम ऊतक से।
नेक्स्ट कहता है मानव में शून्य की अस्थियां कहाँ पाई जाती है। तो जो शून्य की अस्थियां होती है ना, वो किस भाग में पाया जाता है कान के, तो मध्य भाग में पाया जाता है शून्य की अस्थियां। नेक्स्ट कहता है कोशिका झिल्ली तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया था। कोशिका झिल्ली जो तरल मोजाइक मॉडल है वो किसने प्रतिपादन किया था, तो सिंगर और निकोलसन ने किए थे। किन्होंने किए थे, सिंगर और निकोलसन ने। नेक्स्ट कहता है डीएनए का अर्थ संरक्षी प्रतिकृति सिद्धांत किसने सिद्ध किया। जो डीएनए का अर्थ संरक्षी प्रतिकृति सिद्धांत है, इसको सिद्ध करने का कार्य किसने किए थे, तो मेशेल्सन और स्टॉल ने किए थे। कौन किए थे, मेशेल्सन और स्टॉल ने। नेक्स्ट कहता है पौधे में श्वसन की दर अधिकतम कब होती है। पौधे में श्वसन की दर अधिकतम कब होती है, तो अधिकतम रातों में होती है पौधे में श्वसन की दर। आगे कहता है मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मानव में सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपिस। नेक्स्ट कहता है सक्रिय प्रतिरक्षा किससे प्राप्त होता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो किससे प्राप्त होता है, तो जो हमारा सक्रिय प्रतिरक्षा है जो टीकाकरण से प्राप्त होता है, वैक्सीनेशन से। किससे प्राप्त होता है, वैक्सीनेशन से। नेक्स्ट कहता है प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। जो प्रकाश संश्लेषण का लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ होती है, तो थाइलाक्वाइड में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, थाइलाक्वाइड। आगे कहता है मानव में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो मानव में पीएच का मान लगभग मानव में रक्त का पीएच का मान लगभग 7.5 होता है, नहीं 7.4 होता है। नेक्स्ट कहता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन किस प्रकार का प्रोटीन है। जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है वो हमारा एंटीबॉडी टाइप का प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, एंटीबॉडी। आगे कहता है पौधा में हार्मोन का परिवहन कैसे होता है। जो पौधों का हार्मोन का परिवहन होते हैं वो किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये जो हमारा जाइलम द्वारा भी हो सकता है, फ्लैम द्वारा भी हो सकता है, विषम क्रिया से भी होता है, तो सभी द्वारा हम कह सकते हैं, सभी द्वारा हार्मोन का परिवर्तन, लेकिन मुख्य रूप से फ्लैम द्वारा होता है। आगे कहता है मानव में कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी कहलाता है। मानव में कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी कहलाता है। तो जो विटामिन ई है ना, जो कि हमारे जनन क्षमता से संबंधित है, वो विटामिन ई जो है एंटी स्टेरिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए क्यों होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए क्यों होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो उत्पत्ति है ना, स्वतंत्र उत्पत्ति हुआ है, बहुत पहले माइटोकॉन्ड्रिया का खुद से ही उत्पत्ति हुआ, इसलिए इसका एक स्वतंत्र डीएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहलाता है पाचन में एमाइलेज किस पर कार्य करता है। जो पाचन होते हैं उसमें एमाइलेज किस पे कार्य करते हैं, तो पाचन में एमाइलेज का जो कार्य करने का जो है वो स्टार्च पे कार्य करता है। किस पे करता है, स्टार्च पे। नेक्स्ट कहता है पौधे में गैसीय विनिमय किससे होता है। पौधों में गैसीय विनिमय किससे होता है, तो स्टोमाटा से होता है। किससे होता है, स्टोमाटा से। नेक्स्ट कहता है मानव में सबसे अधिक WC किस प्रकार की होती है। मानव में सबसे अधिक जो WC होता है वो किस प्रकार का होता है, तो न्यूट्रोफिल प्रकार का सबसे अधिक WC होता है मनुष्य में। आगे कहता है हार्मोन का लक्ष्य अंग किस पर निर्भर करता है। हार्मोन का लक्ष्य अंग है वो किस पर निर्भर करते हैं, तो ये जो हमारा रिसेप्टर है ना उस पर निर्भर करते हैं। हार्मोन का लक्ष्य अंग किस पर निर्भर करते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर कहने का मतलब क्या, ग्राही। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट कहता है पारिस्थितिकी में प्राथमिक उत्पादक कौन है। जो ये पारिस्थितिकी है उसमें प्राथमिक उत्पादक कौन है, तो हरे पौधे सबसे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। आगे कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया कौन करता है, तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है हमारा, वो बैक्टीरिया करता है। कौन करता है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट कहता है जीवाश्म किसका प्रमाण है। जीवाश्म किसका प्रमाण है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसका प्रमाण हो जाएगा, विकास का। क्योंकि जीवाश्म से ही हमें पता चलता है कि इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का कितना विकास अभी तक हुआ है, वो किसे पता चलता है, जीवाश्म से। क्योंकि जीवाश्म बहुत सालों बाद हमें प्राप्त होता है, तो उससे ये पता चलता है कि कितने दिनों से हमारे इस भूमि पे विकास होते हुए आ रहा है। आगे का था सबसे अधिक एटीपी किस चरण में बनता है। सबसे अधिक एटीपी है वो किस चरण में बनते हैं, तो ये जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ईटीसी क्या हो जाएगा? ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन चेन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन चेन। सबसे अधिक एटीपी किस चैन में बनता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन चैन में। आगे का था मानव में स्मृति का केंद्र कौन सा है? तो मानव में स्मृति का केंद्र जो है वो कौन सा है? तो ये हमारा हिप्पोकैम्पस है। क्या है? हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट कहता है जनसंख्या घनत्व किससे दर्शाता है? जो जनसंख्या घनत्व किसे दर्शाता है? तो जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में कितने जीव रह रहे हैं, इसको दर्शाता है जो जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट कहता है जैविक नियंत्रण का लाभ क्या है? जैविक नियंत्रण का लाभ क्या होता है? तो ये जो जैविक नियंत्रण का लाभ जो होता है ना, वो दीर्घकालिक प्रभाव होता है। क्या होता है? दीर्घकालिक प्रभाव। आगे का था मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। नेक्स्ट कहता है डीएनए में पिरामिडिन बेस कौन से हैं? जो डीएनए होते हैं उसमें पिरामिडिन बेस कौन से होते हैं? तो टी और जो सी है ना वो हमारे पिरामिडिन बेस होते हैं। टी और सी कहने का मतलब, सी मतलब साइटोसिन और टी मतलब टाइमिन। क्या होता है? सी मतलब साइटोसिन और टी मतलब टाइमिन। नेक्स्ट कहता है कोशिका आत्महत्या किसे कहते हैं? कोशिका आत्महत्या जो हम कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो अपोप्टोसिस को कहते हैं। किसे कहते हैं? अपोप्टोसिस को। नेक्स्ट कहता है बायोम का उदाहरण कौन से हैं? बायोम का उदाहरण कौन से है? तो ये जो हमारे बायोम का उदाहरण होंगे ये ऑप्शन के अनुसार मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरुस्थल। आगे कहता है आरएनए में शर्करा कौन सी होती है? तो जो आरएनए होती है उसमें कौन सी शर्करा होती है? तो राइबोज होती है। नेक्स्ट कहता है मानव में सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव में सर्वाधिक ऊर्जा जो हमारी वसा से मिलता है। नेक्स्ट कहता है जीन प्रवाह का कारण क्या है? किस कारण से जीन का प्रवाह हो पाता है? तो जो जीन प्रवाह का मुख्य कारण है हमारा वो प्रवासन है। क्या है? प्रवासन। आगे कहता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होते हैं? तो क्लोरोफिल में एमजी होता है। एमजी कहने का मतलब मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट कहता है रक्त का थक्का बनने में कौन सा आयन आवश्यक है? रक्त को थक्का बनने में ऐसे तो विटामिन के होते हैं, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कौन से आयन होते हैं? तो Ca2+ आयन होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम का 2+ आयन रहेगा ना तो रक्त थक्का बनने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट कहता है पादप हार्मोन ऑक्सिन किससे संबंधित है? जो पादप हार्मोन ऑक्सिन है वो किससे संबंधित है? तो ये पौधे की वृद्धि से संबंधित है। जो ऑक्सिन होता है ना वो पौधे की वृद्धि में कार्य करता है। नेक्स्ट है मानव में सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो जो मानव में सबसे लंबा अंग होती है वो होती है छोटी आंत। नेक्स्ट कहता है ट्रांसजेनिक जीव क्या है? ट्रांसजेनिक जीव कहने का मतलब है कि ट्रांसजेनिक जीव इसमें क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विदेशी जीन युक्त। ट्रांस मतलब कहने का मतलब किसी और का जीन उसमें मिला हुआ रहता है, कहीं और का जीन उसमें मिला हुआ रहता है, उसे हम लोग ट्रांसजेनिक कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक मेनली रूप से कहने का मतलब कि विदेशी जीन युक्त, जिसमें विदेशी जीन मिला हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक जीव। नेक्स्ट कहता है जैव विविधता का उच्चतम स्तर है। जैव विविधता का सबसे उच्चतम स्तर क्या है? तो जो हमारे जैव विविधता का सबसे उच्चतम स्तर है वो पारितंत्र है। क्या है? पारितंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मानव में संतुलन का केंद्र है। मानव में संतुलन का केंद्र किसे माना जाता है? तो जो मानव में संतुलन का केंद्र माना जाता है वो सेरिबेलम को माना जाता है। किसे माना जाता है? सेरिबेलम को। नेक्स्ट कहता है माइटोसिस का महत्व है। माइटोसिस का महत्व क्या है? तो जो माइटोसिस का महत्व होता है वो वृद्धि करने में होता है। क्या होता है? वृद्धि से इसका रिलेट करता है। 113 में कहता है CO2 परिवहन का मुख्य रूप है। जो CO2 परिवहन होते हैं उसका मुख्य रूप क्या है? किस कारण से CO2 का परिवहन हो पाता है? तो वाई कार्बोनेट। CO2 परिवहन का मुख्य रूप क्या है? वाई कार्बोनेट। नेक्स्ट कहता है बीज सुप्तावस्था का कारण है। जो बीज सुप्तावस्था होता है इसका मेनली कारण क्या होते हैं? तो इसका जो मेनली कारण होते हैं वो होते हैं हमारा कठोर आवरण। क्या होते हैं? कठोर आवरण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हार्मोन
प्रोस्टाग्लैंडिन किससे बनता है? जो हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन है वो किससे बनता है? तो ये हमारा वसा से बनता है। किससे बनता है मेरे दोस्त? वसा से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ना, जैव आवर्धन किसमें अधिक होती है? जैव आवर्धन इनमें से किनमें सबसे अधिक होती है? तो प्राथमिक उपभोक्ता में जैव आवर्धन सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट कहता है, मानव में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं? तो जो मानव में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमारे मांसपेशी कोशिका में होते हैं। किसमें होती है? मांसपेशी कोशिका, मसल्स कोशिका में होती है। नेक्स्ट कहता है, मृदा अपरदन से क्या घटता है? तो मृदा अपरदन कहने का मतलब सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन होने का मतलब क्या है कि उसमें उर्वरता की कमी आती है। क्या आती है? उर्वरता कमी आती है, मतलब उसमें जो फर्टिलाइजेशन का क्षमता होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, अपघटक का उदाहरण क्या है? अपघटक का उदाहरण कहने वाला किसके वजह से अपघटन हो पाता है? तो अपघटक का जो उदाहरण हमारा मेनली रूप से हो जाएगा बैक्टीरिया यानी कि कवक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, परजीवी का उदाहरण क्या है? इनमें से परजीवी के उदाहरण कौन से हैं? तो शैवाल हो जाएंगे परजीवी के उदाहरण। 121 में कहता है, हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत किस स्थिति में लागू होता है? जो हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत है वो किस स्थिति में लागू होता है? तो स्थिर जनसंख्या में लागू होता है। किस क्रिया में होता है? तो स्थिर जनसंख्या में होता है। जैव ईंधन किससे संबंधित है? तो जो जैव ईंधन है वो जैव पदार्थ से संबंधित है। जैव ईंधन कहने का मतलब कि जैव पदार्थ होगा तभी तो जैव ईंधन हो पाएगा। 123 का था, मानव में सबसे बड़ी कोशिका है। तो जो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन कोशिका होती है। क्या होती है? न्यूरॉन कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो ग्रेन्यूल होती है। नेक्स्ट का था, सहजीवन का उदाहरण है। सहजीवन का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो जो सहजीवन का हमारा उदाहरण है वो लाइकेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लाइकेन सहजीवन के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है, रेड डेटा बुक किसे दर्शाती है? रेड डेटा बुक किस लिए जाना जाता है? तो रेड डेटा बुक जो हमारा होता है ना वो संकटग्रस्त प्रजाति को उसमें बताया जाता है कि कितने जो हमारे प्रजाति है ना वो संकट में आ चुके हैं, उसको उसमें नोट किया जाता है रेड डेटा बुक में। नेक्स्ट कहता है, जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य आधार क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी है तो बायो कहने का मतलब बायोलॉजी से ही संबंधित होगा। तो ये जीव विज्ञान इसका मुख्य आधार है जैव प्रौद्योगिकी का। नेक्स्ट कहता है, एंटीबायोटिक का स्रोत क्या है? एंटीबायोटिक का स्रोत क्या है? एंटीबायोटिक मेनली रूप से किससे बनता है? तो कवक से बनता है। किससे बनता है? कवक। नेक्स्ट कहता है, मानव में सबसे अधिक जल किसमें होती है? तो जो मानव में सबसे अधिक जल होती है वो मस्तिष्क में होती है, लगभग 85% एबव होती है। नेक्स्ट कहता है, जीन बैंक का उद्देश्य क्या है? जो जीन बैंक है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा जीन बैंक का उद्देश्य है ना वो संरक्षण करना है। क्या है? जीन बैंक का उद्देश्य संरक्षण करना है। आगे कहता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स किससे संबंधित है? जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो कंप्यूटर और जीव विज्ञान दोनों से संबंधित है। बायो कहने का मतलब बायोलॉजी होंगे, इन्फॉर्मेटिक्स कहने का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। तो टेक्नोलॉजी का बात आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। और बायो मतलब बायोलॉजी, तो हम कंप्यूटर और बायोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोशिका चक्र का विनायक कोशिका चक्र का वियामक है। क्या है इसमें? वही कोशिका चक्र का वियामक, तो साइक्लिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लिन। नेक्स्ट कहता है, पौधे में नाइट्रोजन की कमी से क्या होती है? तो जो पौधों में नाइट्रोजन की कमी से पहले तो पीलापन होता है, उसके बाद पत्तियां झड़ने लगता है। तो जो हमारा मुख्य आंसर इसमें राइट हो जाएगा वो झड़ना हो जाएगा, क्योंकि पीलापन जो होता है क्लोरोफिल की कमी से भी होता है, लेकिन जो झड़ना होगा ना वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। नेक्स्ट कहता है, मानव में सबसे लंबी तंत्रिका। तो जो मानव में सबसे लंबी तंत्रिका होती है वो क्या हो जाती है? साइटिक। साइटिक जो तंत्रिका है ना मानव में सबसे लंबी तंत्रिका होती है। नेक्स्ट आता है, जैव विविधता संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका हमारे पास है वो क्या है? तो ये जो हमारा सबसे बेहतरीन तरीका है वो चिड़ियाघर करके हम जैव विविधता को संरक्षण कर सकते हैं। जैव विविधता करने का मतलब विभिन्न जैवों का और जैव विविधताओं को वहाँ संरक्षण करना। तो हम लोग चिड़ियाघर में जो भी चिड़िया खतरे में है वहाँ लाकर हम लोग उसको संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, क्लोनिंग का अर्थ क्या है? जो क्लोनिंग होते हैं उसका मेन अर्थ क्या होता है? तो जो क्लोनिंग का अर्थ होता है वो आप लोग इसका आंसर
बताइएगा। हम आप लोगों के इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं आगे, तब तक हम लोग बढ़ते हैं। फिर कहता है HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो जो HIV जो बीमारी है वो मेनली रूप से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो HIV है, HIV जो वायरस है, इससे हमारा गुप्त रोग होते हैं। क्या होते हैं इसमें? एड्स होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं प्राइवेट डिजीज के अंतर्गत आता है। तो ये इससे क्या होता है? एड्स होते हैं सबसे पहला बात। तो अब कह रहा ना कि जो HIV है वो किस कोशिका पे डायरेक्टली रूप से आक्रमण करते हैं। तो ये जो आक्रमण करते हैं ना, टी हेल्पर सेल पे करते हैं। किस पे करते हैं? टी हेल्पर सेल पे करते हैं। उसके बाद ये हमारे जननांगों पे होने वाली रोग है HIV। नेक्स्ट कहता है जैविक घड़ी नियंत्रित होती है। जैविक घड़ी नियंत्रित किससे होती है? तो जो जैविक घड़ी नियंत्रित होती है ना, ताप से भी होती है, प्रकाश भी, जीन भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी से। आगे कहता है बायो रिएक्टर का उपयोग होता है। बायो रिएक्टर का उपयोग किस में होता है? तो औद्योगिकी उत्पादन। औद्योगिकी उत्पादन करने का मतलब जो जैविक तकनीकी है ना, उसमें होता है बायो रिएक्टर का उपयोग। किस में होता है? जैविक तकनीकी में। नेक्स्ट कहता है उत्परिवर्तन का स्रोत क्या है। तो उत्परिवर्तन का जो मेन स्रोत है वो यूवी किरण भी यूवी किरण से भी उत्परिवर्तन हो सकता है, रसायन से भी हो सकता है, रेडिएशन से भी उत्परिवर्तन हो सकते हैं। मतलब सभी उत्परिवर्तन करने का मतलब अचानक से कुछ बड़ा बदलाव। तो किसके कारण हो सकते हैं? अल्ट्रावायलेट किरण से भी हो सकते हैं, रसायन से भी हो सकते हैं, रेडिएशन से। और तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं? सभी से हो सकते हैं। नेक्स्ट कहता है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है। जो पारितंत्र होता है उसमें ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? एक दिशीय। नेक्स्ट कहता है मानव में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ होता है। जो मानव में सबसे अधिक कैल्शियम होता है वो हड्डी में होती है, नहीं तो फिर दांत भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? हड्डी में। नेक्स्ट कहता है पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा कब होता है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा के वक्त भी हो सकता है, संख्या की बात करें उसमें भी हो सकता है, जैव भार की बात करें तो इसमें भी हो सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे, सभी हो सकता है। आगे कहता है माइकोराइजा किसका सहजीवन है। जो माइकोराइजा है वो जड़ और कवक का सहजीवन है। किसका? जड़ और कवक का। नेक्स्ट कहता है DNA का प्रोब उपयोग होता है। डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का प्रोब का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका जो उपयोग होता है हमारा कहाँ हो जाता है? तो इसका जो उपयोग हमारा हो जाएगा रोग पहचान करने में। DNA प्रोब का उपयोग हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? रोग को पहचान करने में। नेक्स्ट का सबसे स्थिर पारितंत्र क्या है। तो सबसे स्थिर पारितंत्र मरुस्थल को हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट कहता है जैविक प्रदूषक का उदाहरण है। तो जैविक प्रदूषक कहने का मतलब जो हमारे जैव किसके कारण से दूषित हो सकता है। तो मेनली रूप से तो CO2 से ही प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक ये तो अपवाद है। मेन तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस है, उससे प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट कहता है मानव में सबसे अधिक हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो मानव में सबसे अधिक जो हीमोग्लोबिन है हमारा किसमें पाया जाता है। तो ये जो RBC में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? RBC में। नेक्स्ट कहता है ओजोन परत किससे बनती है। तो ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिलकर मिलने से बनता है। तो O3 से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा O3। नेक्स्ट कहता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को। नेक्स्ट कहता है जैविक नियंत्रण का उदाहरण है। जैविक नियंत्रण का उदाहरण क्या है। तो ये जो जैविक नियंत्रण का हमारा उदाहरण हो जाता है लेडी बर्ड बीटल। क्या होगा? लेडी बर्ड बीटल जो होगा हमारा जैविक नियंत्रण का उदाहरण होगा। तो जो हमारा 150 क्वेश्चन था वो हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया। तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को एग्जाम को लेकर बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।